Good morning, students. Today we are going to learn about calculating the national income and for calculating the national income, the depreciation और मूल्यह्रास यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना तो हम लोग आज जानेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, मूल्यह्रास क्या है। तो इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल्स भी कहते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जितना जब हम वस्तुओं के उत्पादन करते हैं तो वस्तुओं के उत्पादन करने में जितने भी मशीनों की टूट फूट होती है या घिसावट होती है या किसी कारण से ऑब्सोलेंस हो जाता है या प्रचलन में मशीनें आ जाती है या आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती है जिसके कारण मशीनें खराब हो जाती हैं, तो इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से हमारा तात्पर्य है डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स इन यूज or on account of their normal wear and tear and accidental damage or expected obsolescence। मशीनों की टूट फूट या घिसावट के कारण या अप्रचलन के कारण या आकस्मिक दुर्घटना होने से पूंजीगत वस्तुओं में जो कमी आ जाती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। तो इसे अस्थिर पूंजी का उपभोग भी कहते हैं। तो सामान्य टूट फूट से हमारा क्या तात्पर्य है? नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल वियर एंड टियर या साधारण नॉर्मल वियर एंड टियर। साधारण टूट फूट से हमारा तात्पर्य है कि जब मशीनें चलती हैं तो उसमें कुछ घिसावट आती है या बॉल बेरिंग वगैरह टूट जाते हैं, तो इसे नॉर्मल, इसको जितना जब हम उसको बदलने में जितना खर्च होता है इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। उसी तरह से अप्रचलन के कारण, ऑब्सोलेंस के कारण, अप्रचलन के कारण भी अप्रचलन के कारण भी ये डेप्रिसिएशन होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि मान लेते हैं हम एक कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर से काम करते हैं, इसे प्रोडक्शन करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर पुरानी हो जाती है या नई जनरेशन की कंप्यूटर आ जाती है, फास्ट स्पीड की कंप्यूटर आ जाती है, तो जो पुरानी कंप्यूटर है उसके प्राइसेस या दाम कम हो जाते हैं, इसको हम ऑब्सोलेंस करते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण से ले सकते हैं कि हम मोबाइल खरीदते हैं, मान लेते हैं 2G मोबाइल था, 3G में कन्वर्ट हुआ 4G में। अब 2G मोबाइल्स का प्राइसेस बहुत कम हो गया, दाम कम हो गए हैं, उसके उपयोग कम हो गए हैं। इसके कारण जो 2G या 3G के मोबाइल्स हैं वह ऑब्सोलेंस के अंदर में आएंगे। उसी तरह से आकस्मिक हानि, एक्सीडेंटल लॉस है, यदि एक्सीडेंटल डैमेज, एक्सीडेंटल डैमेज से है कि जब मशीनें चलती रहती है उसमें किसी कारण से अचानक खराबी जाती है तो इसको हम एक्सीडेंटल डैमेज कहते हैं। तो इन चीज़ों को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन से तात्पर्य है कि जो कैपिटल गुड्स हैं या फिक्स एसेट्स हैं उसके वैल्यू में कमी आ जाना। कमी आने के कारण नॉर्मल वियर एंड टियर, जब मशीनें चलती रहती हैं तो सामान्य तौर पर वह उसमें कुछ घिसावट आती है, कुछ टूट फूट होती है, तो इसको हम नॉर्मल वियर एंड टियर कहते हैं। ऑब्सोलेंस से या अप्रचलन के कारण भी मशीनों की कीमत में कमी आ जाती है। जैसे मान लीजिए कपड़े बनाने की मशीन है, इस कपड़े बनाने की मशीन यदि हम हैंडलूम में इस्तेमाल कर रहे थे, हैंडलूम से कपड़े बना रहे थे, हाथ से हथकरघा से कपड़े बना रहे थे, लेकिन पावर लूम आ जाने के कारण, पावर के साथ में या इलेक्ट्रिक से चलने वाली मशीनों होने के कारण जो पावर हैंडलूम है वो मशीनों की कीमत कम हो गई। तो उसी तरह से एक्सीडेंटल डैमेज, काम करने के दौरान में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, आग लग जाती है मशीनों में या किसी प्रकार के और कुछ खराबियाँ आ जाती हैं जिसको हम एक्सीडेंटल डैमेज कहते हैं, आकस्मिक हानि कहते हैं। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन था। नेशनल इनकम में जब हम जीडीपी कैलकुलेशन करेंगे, जीडीपी के बाद में जब हम जीएनपी
दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेट इनडायरेक्ट है, नेट इनडायरेक्ट है। इसको हम हर शॉर्ट में NIT लिखते हैं और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है क्या है? जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, जो किसी तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का कैलकुलेशंस करने के लिए है कि NIT इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सरकार के द्वारा जो कर लगाए जाते हैं उसको इनडायरेक्ट टैक्सेस है। यह सरकार उन बातों से संग्रह करती है, लेती है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में वैट है, GST है, सेल्स टैक्स है, ये सब विभिन्न प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो सरकार उत्पादों से संग्रह करती है या लेती है। बदले में उत्पादों को अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए या वस्तुओं की कीमत कम रहे, इसके लिए वह किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उत्पादकों को देती है। जैसे किसानों को या जो फैक्ट्री के मालिक है महीने उसको देती है, तो उसको हम सब्सिडी करते हैं। तो जितना सरकार टैक्सेस के रूप में इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में ग्रहण करती है और उसमें से जितना सब्सिडी देती है, इन दोनों को घटा के जो प्राप्त होता है वह NIT कहलाता है या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो जब हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करते हैं तो NIT को हम घटाते हैं, नेट इनडायरेक्ट या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है वह NFIA है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, NFIA। इसको हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, विदेशों से प्राप्त, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के 4 कारक होते हैं। पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रीन्योर। ये हमारे देश के लोग दूसरे देशों में काम करते हैं, उसी तरह से दूसरे देश के लोग हमारे देशों में काम करते हैं एज ए लेबर, एज ए मैनेजर्स और विभिन्न प्रकार के जॉब। तो जितना हमें विदेशों से प्राप्त होता है, जितना रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड या विदेश से जितना प्राप्त होता है और जितना विदेशियों को हम पे करते हैं, पेड टू एब्रॉड, ये दोनों के अंतर को GDP से जब हम GNP में जाते हैं या नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो NFIA को जोड़ते हैं। NFIA में जितना हमें विदेशों से धन प्राप्त होता है उसको हम जोड़ते हैं और उसी तरह से विदेशियों को हम लोग पे करते हैं, तो पेमेंट करते हैं उसको हम घटा देते हैं। ये 3 चीज़ों को जानना बहुत जरूरी है। पहला डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास क्या है, मूल्यह्रास को हम लोग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी कहते हैं। तो फिक्स कैपिटल का जितना हिसाबत वगैरह था कंप्यूट होती है उसको हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशंस में घटाते हैं। उसी तरह से NIT को घटाते हैं और NFIA को जोड़ देते हैं। तो इस तरह से नेशनल इनकम प्राप्त होता है। तो बच्चों ये इन चीज़ों को ध्यान देंगे और अभी दूसरे अध्याय में हम लोग प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस का देखेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ें, आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, उस नोट्स को देखें और फिर नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करने की विधि देखेंगे। धन्यवाद।